मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले प्यूबर्टी एज आती है। तो प्यूबर्टी एज पे क्या होता है कि हाइपोथैलेमस के द्वारा एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे बोलते हैं अपन GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है ये कहाँ पे काम करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ये GnRH किसके लिए मैसेज देता है? गोनेडोट्रोपिन्स के रिलीज के लिए। किसके रिलीज के लिए? गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन के रिलीज के लिए कि एंटीरियर पिट्यूटरी प्यूबर्टी एज आ चुकी है तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज कर। तो गोनेडोट्रोपिन किससे रिलीज होंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कौन कौन से होते हैं? FSH और LH, दो हार्मोन होते हैं। FSH और LH कौन क्या कहलाते हैं? गोनेडोट्रोपिन्स। अब नाम से ही पता चल रहा है गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन ने तो कहाँ पे काम करेंगे? गोनाड्स पे। और गोनाड्स किसे कहते हैं अपन? जर्म सेल बनाने वाले ऑर्गन। तो फीमेल के अंदर गोनाड्स क्या होता है? ओवरी। क्या होता है? ओवरी। तो ओवरी पे काम करेगा ये FSH और LH। तो ये FSH ओवरी के अंदर क्या काम करेगा कि जो प्राइमरी oocyte जो फीमेल फिटस जन्म के साथ लेके पैदा हुई है, इन प्राइमरी oocytes को ये FSH ओवरी के अंदर किसके अंदर बदलने लगेगा? सेकेंडरी oocyte या मैच्योर ओवम के अंदर। और सेकेंडरी oocyte या मैच्योर ओवम को ही अपन क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। तो FSH की सहायता से ओवरी के अंदर क्या करेगा? ये प्रीमोडियल फॉलिकल को किसमें बदलेगा? प्रीमोडियल फॉलिकल्स या प्राइमरी oocyte में जो ओवम है छोटे छोटे, उन प्राइमरी oocytes को ये किसमें बदलेगा? ग्राफियन फॉलिकल में। ग्राफियन फॉलिकल। इसके अलावा जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है FSH की सहायता से, तो FSH की सहायता से ग्राफियन फॉलिकल बनने के बाद ये FSH का बढ़ा हुआ लेवल, जब ब्लड के अंदर FSH का प्रॉपर लेवल बढ़ चुका है ग्राफियन फॉलिकल बनते, तो ये ब्लड के अंदर FSH का बढ़ा हुआ लेवल कहाँ तक पहुँचता है? जैसे ही हाइपोथैलेमस तक पहुँचता है। तो हाइपोथैलेमस क्या है? वेरी सेंसिटिव पार्ट होता है। तो वेरी सेंसिटिव पार्ट होने की वजह से जैसे ही हाइपोथैलेमस को पता पड़ा कि FSH का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ चुका है, तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है? हाइपोथैलेमस FSH के सिक्रीशन को तो क्या कर देगा? डाउन कर देगा और LH के सिक्रीशन को बढ़ा देगा। तो FSH का ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ लेवल इसके सिक्रीशन को, खुद के सिक्रीशन को तो क्या करता है? कम करता है। तो इसी को बोल रहे हैं कि इसका खुद का बढ़ा हुआ लेवल इसी के सिक्रीशन को कम करता है। तो इस मेथड को बोलते हैं तो नेगेटिव फीडबैक। और इसका बढ़ा हुआ लेवल LH के लिए क्या काम कर रहा है? LH का सिक्रीशन करवा रहा है। तो LH के लिए पॉजिटिव फीडबैक का काम कर रहा है। तो FSH का कंट्रोल हमेशा नेगेटिव फीडबैक के द्वारा, और LH का जो कंट्रोल होता है, रेगुलेशन होता है, वो पॉजिटिव फीडबैक से होता है। तो जैसे ही FSH का लेवल, बढ़ा हुआ लेवल ब्लड का हाइपोथैलेमस तक पहुंचा, ये LH का सिक्रीशन कराएगा। और LH का सिक्रीशन जैसे ही ब्लड के अंदर बढ़ा, ये क्या करवाएगा? इस ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करवा देगा। क्या करवा देगा दोस्तों? रप्चर। कौन करवाएगा? LH। LH क्या करेगा? रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। अब जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, तो ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होते ही क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होते ही क्या होगा? ग्राफियन फॉलिकल क्या है? अपना मैच्योर ओवम है इसके अंदर। तो ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही टूटेगा दोस्तों, ग्राफियन फॉलिकल में से क्या निकलेगा? अपना ओवम। ओवम रिलीज होगा। और क्या बचेगा? ग्राफियन फॉलिकल के टुकड़े। क्या बचेगा? ग्राफियन फॉलिकल के टुकड़े। तो नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर किसने कराया था? LH हार्मोन ने। तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होते हैं, क्या बनेगा? एक तो बचेंगे रप्चर पीसेज ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। रप्चर पीसेज ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। और इसके अलावा और क्या रिलीज
होगा इससे ओवम। अब यहाँ पे दो कंडीशंस अराइज होती हैं दोस्तों कि ओवम या रप्चर पीछे जो ग्राफेन फॉलिकल है, तो सबसे फर्स्ट अपन ओवम की बात करते हैं। ओवम का नॉर्मल लाइफ स्पान कितना होता है? 12 से 48 घंटे। कितने होते हैं? सॉरी 48 नहीं 24, 12 से 24 आवर्स, 12 से 24 घंटे। अब ये 12 से 24 घंटे के अंदर ओवम का यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो दो कंडीशन अराइज होती है। यदि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो अलग कंडीशन अराइज होगी, और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो अलग कंडीशन अराइज होगी। कि फर्टिलाइजेशन होते ही, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो रप्चर ऑफ ग्राफेन फॉलिकल होता है तो इससे क्या बनता है अपना कार्पस ल्यूटियम। क्या बनता है? कार्पस ल्यूटियम। तो ये कार्पस ल्यूटियम की जो आगे फ्यूचर है ये डिपेंड करेगा फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम के ऊपर। तो फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा कि यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये कार्पस ल्यूटियम रिमेन मेंटेन रहेगा। रिमेन मेंटेन क्या रहेगा? बना रहेगा। कब तक बना रहेगा? टिल फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। कहाँ तक बना रहेगा? टिल फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। कि जब तक कि प्लेसेंटा बनेगा तब तक ये कार्पस ल्यूटियम ऐसे कैसे ही बरकरार रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये कार्पस ल्यूटियम क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। और प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होता है? जरूरी हार्मोन होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जो होता है ऑक्सीटोसिन के लेवल को नहीं बढ़ने देता है, और ऑक्सीटोसिन का लेवल नहीं बढ़ता है तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं आते और बच्चा समय से पहले अबॉर्ट नहीं होता है। तो ये कार्पस ल्यूटियम जब तक कि प्लेसेंटा नहीं बन जाता एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करेगा। किस कंडीशन में? इफ फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो। और फर्टिलाइजेशन यदि नहीं होता है तो उस कंडीशन में ये कार्पस ल्यूटियम जो होता है, ये कार्पस ल्यूटियम क्या होता है? फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो इफ फर्टिलाइजेशन नॉट टेक प्लेस, नहीं होता है तो क्या होगा? 12 से 24 घंटे के अंदर क्या होगा? ओम ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिजेनरेटिव चेंजेस आ जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होने की कंडीशन में ओम तो हो गया डिस्ट्रॉय। और ये कार्पस ल्यूटियम क्या होता है? 28 दिन आते आते 26 से 28 दिन पे ये कार्पस ल्यूटियम किसके अंदर बदल जाता है? कार्पस एल्बिकेंस के अंदर। किसके अंदर बदल जाएगा? कार्पस एल्बिकेंस के अंदर। और ये कार्पस एल्बिकेंस एक डीजनरेटिव चेंजेज आके डिस्ट्रॉय हो जाता है। और कार्पस एल्बिकेंस में बदलते ही क्या हो गए? जैसे ही कार्पस ल्यूटियम था तब तक तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बन रहा था, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बन रहा था तो एस्ट्रोजन क्या करता है? ब्लड वेसल्स को डायलेट रखता है, और ब्लड वेसल्स डायलेट रहती हैं तो यूट्रस को क्या होती है? ब्लड सप्लाई अच्छी मिलती है। जैसे ही कार्पस ल्यूटियम डिसअपेयर होता है तो कार्पस ल्यूटियम डिसअपेयर होते ही क्या हो जाती है दोस्तों? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की क्या आ जाती है? कमी। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी आ जाने की वजह से क्या होने लगता है? वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। क्या होने लगता है? वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। तो क्या हो गया? जैसे ही कार्पस ल्यूटियम डिसअपेयर हुआ 26 से 28 दिन पे कार्पस एल्बिकेंस में बदला, तो कार्पस ल्यूटियम के डिसअपेयर हो जाने या डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से क्या आई? डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या हुआ? एस्ट्रोजन की कमी की वजह से तो क्या होने लगा? वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। क्या होने लगा? वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। और इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन की कमी आने की वजह से क्या होगा? ऑक्सीटोसिन का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन उसको क्या करके रखता था? सप्रेस करके रखता था। तो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होते ही क्या हो गए? ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी? कम। डिक्रीज ब्लड सप्लाई। किसको? यूट्रस को, क्योंकि यूट्रस के अंदर ही तो है, तो यूट्रस की जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो गई? कम। किसकी वजह से? वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से। तो डिक्रीज ब्लड सप्लाई
और ब्लड सप्लाई में कमी होने की वजह से क्या होने लगेगी, हाइपोक्सिया। क्या होने लगेगा, हाइपोक्सिया। तो यूट्रस की सेल्स के अंदर ऑक्सीजन मिलना कम हो गई ब्लड सप्लाई कम मिलने की वजह से, क्योंकि ब्लड ही जो होता है जो क्या पहुंचाता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। तो जैसे ही ब्लड की सप्लाई कम हुई, यूट्राइन सेल्स के अंदर, एंडोमेट्रियल सेल्स के अंदर क्या आने लगी, हाइपोक्सिया की कंडीशन आने लगी। और हाइपोक्सिया की कंडीशन आने की वजह से क्या हुआ, हाइपोक्सिया की कंडीशन की वजह से सेल टिश्यू क्या होने लगे, डेड होने लगे। और डेड होने की वजह से यूट्रस की जो एंडोमेट्रियल सेल हैं उनके अंदर क्या होने लगा, इस्चीमिया होने लगा। और इस्चीमिया होने की वजह से यूट्रस की सेल क्या हो गई, डेड हो गई। तो एंडोमेट्रियम सेल क्या हो गई, डेड हो गई। और डेड सेल्स को बॉडी कभी भी नहीं रखती है, अपने भी कहीं पे भी लग जाए, यदि जो टिश्यू मर जाते हैं, जो सेल टिश्यू डेड हो जाते हैं, वो बॉडी से क्या हो जाते हैं, शेड हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो डेड एंडोमेट्रियल सेल क्या होने लगेगी, डेड एंडोमेट्रियल शेड आउट, शेड हो जाएगी। तो शेड होने की वजह से ये कहाँ इकट्ठा होने लगेगी, कलेक्टेड इन यूट्राइन केविटी। इकट्ठा होगी कहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी, यूट्राइन केविटी में। और जैसे ही एंडोमेट्रियम हटने लगती है, शेड होती है, तो उसके जस्ट पीछे क्या होती है, मायोमेट्रियम। और मायोमेट्रियम क्या होती है, हाईली वेस्कुलराइज लेयर होती है, ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, बहुत थिकेस्ट लेयर होती है। तो जैसे ही एंडोमेट्रियम हटती है, जैसे ही ये एंडोमेट्रियम है और इसके पीछे मायोमेट्रियम, तो एंडोमेट्रियम हटते हैं, क्या हो गया, मायोमेट्रियम बची है। तो इस मायोमेट्रियम पे क्या होती है, ब्लड वेसल्स ज़्यादा होती है। तो इस मायोमेट्रियम की ब्लड वेसल्स से क्या, एंडोमेट्रियम जब तक रहती थी तो वो क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन है एक तरह से यूट्रस की, तो अंदर की लेयर को प्रोटेक्ट करके रखती थी। लेकिन एंडोमेट्रियम हटते ही मायोमेट्रियम ओपन हुई, तो मायोमेट्रियम की ब्लड वेसल्स से क्या होने लगती है, ब्लीडिंग होने लगती है। और ब्लीडिंग होने लगती है तो और साथ में क्या है, डेड एंडोमेट्रियल सेल दोनों कहाँ पे इकट्ठे होने लगे, यूट्राइन केविटी के अंदर। और यूट्राइन केविटी के अंदर जैसे ही प्रेशर पड़ता है इन सब चीज़ों का, ब्लड का, डेड एंडोमेट्रियल सेल का, तो ये क्या करती है, मायोमेट्रियम के अंदर ब्लड वेसल्स के साथ साथ और क्या होती है, नर्व सप्लाई भी पाई जाती है। तो इस ब्लड के प्रेशर से जो कि मायोमेट्रियम से हो रहे हैं, और साथ में डेड एंडोमेट्रियल सेल जो हैं जो कि शेड हुई है, इनके प्रेशर से यूट्रस की नर्व सप्लाई क्या होने लगती है, स्टिमुलेट होने लगती है। किसके कारण, प्रेशर ऑफ डेड एंडोमेट्रियल सेल, डेड एंडोमेट्रियल सेल एंड ब्लड। ब्लड और डेड एंडोमेट्रियल सेल की वजह से क्या होने लगा, प्रेशर पड़ने लगा कहाँ पे, ऑन यूटेराइन नर्व फाइबर, और यूटेराइन नर्व फाइबर। तो यूटेराइन नर्व फाइबर पे जैसे ही प्रेशर पड़ने लगेगा, तो ये नर्व सप्लाई कहाँ तक पहुँचेगी, ये नर्व सप्लाई कहाँ तक पहुँचेगी, हाइपोथैलेमस तक। कहाँ तक पहुँचेगी दोस्तों, हाइपोथैलेमस तक। और जैसे ही हाइपोथैलेमस को मैसेज पहुँचेगा, तो हाइपोथैलेमस किसको मैसेज देगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको मैसेज देगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो जैसे ही प्रेशर पड़ा नर्व सप्लाई पे, तो नर्व सप्लाई ने किसको मैसेज दिया, हाइपोथैलेमस को। किसको मैसेज देगा, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस किसको मैसेज देगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको मैसेज देगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और जैसे ही हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देगा कि यूट्रस की दीवारों पे प्रेशर बढ़ रहा है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगी, ऑक्सीटोसिन। क्या रिलीज करेगी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम क्या होता है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम के मायोमेट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराना। तो जैसे ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो मायोमेट्रियम जो है यूट्रस की, उसके अंदर क्या होने लगेगा, कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगी। और कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से यूट्रस के अंदर जो डेड एंडोमेट्रियल सेल है, साथ में ब्लड इकट्ठा है, वो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा, बाहर की ओर पुश होने लगेगा प्रेशर पड़ते ही। और बाहर की ओर प्रेशर पड़ते ही जैसे ही ब्लड और डेड एंडोमेट्रियल सेल है वो वेजाइना के थ्रू क्या हो जाएगी, एक्सपेल आउट, और बाहर आ जाएगी। तो ऑक्सीटोसिन क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन, क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मायोमेट्रियम।
क्या करवाएगा, यूटेराइन मायोमेट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। और जैसे ही मायोमेट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो क्या होगा, एक्सपेल आउट ऑफ यूटेराइन कलेक्टेड ब्लड एंड डेड एंडोमेट्रियल सेल, डेड एंडोमेट्रियल सेल। यूट्रस के अंदर जो ब्लड भरा हुआ था या जो डेड एंडोमेट्रियल सेल थी वो सब क्या हो गई, यूट्रन मायोमेट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या हो गई, एक्सपेल आउट हो गई। किसके थ्रू, थ्रू द वेजाइना। किसके थ्रू बाहर आई, वेजाइना के थ्रू। तो और इसी को कि जो डेड एंडोमेट्रियल सेल और वेजाइन ब्लड वेजाइना के थ्रू बाहर आया है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट। और जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोडक्ट बाहर दिखता है वेजाइना के थ्रू तो उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टाइम कमिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल ब्लड। कि पहली बार यदि मेंस्ट्रुअल ब्लड दिखाई देता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, मेनार्की। क्या बोलते हैं, मेनार्की। तो यहाँ तक बात समझ में आई। तो सबसे पहले कि क्या होगा कि हाइपोथैलेमस के द्वारा प्यूबर्टी एज आते ही क्या होता है, जीएनआरएच हार्मोन रिलीज होता है। जीएनआरएच हार्मोन क्या करवाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देता है, किसके लिए, गोनेडोट्रोपिन्स के सिक्रीशन के लिए। और गोनेडोट्रोपिन्स कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एफएसएच और एलएच। और एफएसएच और एलएच क्या है, गोनेडोट्रोपिन्स हैं। तो कहाँ पे काम करेंगे, गोनाड्स पे। और गोनाड्स पे काम करेंगे तो गोनाड्स क्या रिलीज करेंगे, गोनाड्स के अंदर एफएसएच क्या करवाएगा, प्राइमरी oocytes को किसके अंदर बदलेगा, सेकेंडरी oocytes के अंदर। और सेकेंडरी oocyte जब बन जाएगा तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या है अपना, मैच्योर ओवम। तो जैसे ही एफएसएच के द्वारा ग्राफियन फॉलिकल पूरा बन जाता है तो एफएसएच का बढ़ा हुआ लेवल हाइपोथैलेमस को मैसेज देता है, एलएच के सिक्रीशन के लिए पॉजिटिव फीडबैक देता है और साथ ही एफएसएच के लिए खुद नेगेटिव फीडबैक देता है। तो एफएसएच का बढ़ा हुआ लेवल जैसे ही हाइपोथैलेमस तक पहुंचेगा, एलएच का रिलीज होगा, एफएसएच का डिक्रीज होगा। तो जैसे ही एलएच रिलीज होगा तो ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाएगा, रप्चर। क्योंकि एलएच का काम क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कराना। और ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही रप्चर होता है तो उससे क्या होता है, ओवम रिलीज होता है और ग्राफियन फॉलिकल के टुकड़े बचते हैं। तो ग्राफियन फॉलिकल के जो टुकड़े होते हैं उससे तो बनता है कॉर्पस ल्यूटियम। और ओवम जो बचा है उसका लाइफ स्पान केवल कितना सा होता है, 12 से 24 आवर। तो उन 12 से 24 आवर के अंदर यदि ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम का फ्यूचर अगले 3 महीने तक वैसा का वैसा ही रहेगा। कॉर्पस ल्यूटियम जब तक कि प्लेसेंटा नहीं बन जाता तब तक कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता रहता है। क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियल जो वाल होती है जिसपे बच्चा जाके इम्प्लांट होने वाला है तो उसको प्रिपेयर करता है और साथ में प्रोजेस्टेरोन ऑक्सीटोसिन को सप्रेस करके रखता है ताकि बच्चा समय से पहले अबॉर्ट ना हो। और यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ओवम 12 से 24 घंटे के अंदर क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो 26 से 28 दिन आते आते क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय। और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डिस्ट्रॉय होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से क्या आने लगती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कमी आने लगती है। और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की कमी जैसे ही आती है तो यूट्रस की ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होने लगता है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। और वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से यूट्रस की जो ब्लड वेसल्स है वो वेजोकॉन्ट्रैक्ट हो गए। वेजोकॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से यूट्रस की जो दीवार है, एंडोमेट्रियल सेल्स है, उनको ब्लड सप्लाई मिलना कम हो जाती है। और ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन मिलना कम हो जाएगी। और ऑक्सीजन कम मिलेगी तो सेल टिश्यू क्या होने लगेंगे, डेड होने लगेंगे ऑक्सीजन की एब्सेंस में। और ऑक्सीजन की एब्सेंस में जैसे ही सेल टिश्यू डेड होते हैं तो उनमें इस्चीमिया की कंडीशन आ जाती है। और इस्चीमिया होते ही क्या होती है, सेल डेड हो गई। और सेल डेड हो जाने की वजह से यूट्रस उन सेल्स को क्या कर देता है, शेड कर देता है, अपनी दीवार से झड़ा देता है, हटा देता है। तो वो डेड एंडोमेट्रियल से जो जड़ी है वो कहाँ पे इकट्ठा होने लगे, यूटेराइन कैविटी के अंदर। और जैसे ही एंडोमेट्रियम हट चुकी है अपनी जगह से तो
तो उसके पीछे क्या निकलती है, मायोमेट्रियम। और मायोमेट्रियम जो होती है वो हाईली वेस्कुलराइज होती है और एंडोमेट्रियम के हट जाने की वजह से उनकी ब्लड वेसल्स ओपन होती है और उनसे क्या होने लगती है, ब्लीडिंग। और ये सारी ब्लीडिंग कहाँ पे इकट्ठा होती है, डेड एंडोमेट्रियल सेल के साथ यूट्रस के अंदर इकट्ठा होती है। तो जैसे ही डेड एंडोमेट्रियल सेल और ब्लड यूट्रस के अंदर इकट्ठा होने लगता है तो यूट्रस की मायोमेट्रियम पे प्रेशर आता है नर्व सप्लाई पे, और वो नर्व सप्लाई किसको, हाइपोथैलेमस तक मैसेज पहुंचाती है कि यूट्रस के अंदर ब्लड और डेड एंडोमेट्रियल सेल इकट्ठी होती जा रही है और दीवारों पे प्रेशर आ रहा है। तो ये नर्व फाइबर जैसे ही हाइपोथैलेमस तक मैसेज पहुंचाएंगे तो हाइपोथैलेमस किसका रिलीज करेगा, हाइपोथैलेमस किसको मैसेज देगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन सीक्रेट करेगी और ये ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट कराना। और मायोमेट्रियम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगी तो मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से यूट्रस की मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन आएंगे और कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से यूट्रस के अंदर जो भरा हुआ इकट्ठा ब्लड और डेड एंडोमेट्रियल सेल है वो क्या होने लगेंगे, एक्सपेल आउट होने लगेंगे, बाहर की ओर आने लगेंगे वेजाइना के थ्रू। और वेजाइना के थ्रू जब डेड एंडोमेट्रियल सेल और ब्लड बाहर दिखाई देता है तो उसी को अपन बोलते हैं मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट या ब्लीडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जिस दिन ब्लड पहली बार दिखाई देता है उसी को फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और लाइफ में यदि सबसे पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल का ब्लड दिखता है तो पहली बार जब दिखता है तो उसको अपन बोलते हैं मेनार्की। आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक समझ में आया होगा, और यदि किसी को कोई डाउट है तो इसके रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसके आगे की वीडियो में अपन आगे पढ़ेंगे कि इस पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस के दौरान कौन कौन सी फेजेज हैं। तो फेजेज अगली वीडियो में या अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। गुड नाइट दोस्तों।